हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है अभिरक्षा में मृत्यु, कारण और निदान, द कस्टोडियल डेथ, कॉजेज एंड सॉल्यूशन। दोस्तों, आज मैंने यह टॉपिक इसलिए लिया कि आपने पेपर में पढ़ा होगा कि देवास में एक मसाला व्यापारी की कस्टोडियल डेथ हुई है और जिसके कारण से 3 पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित किया गया है। मसाला व्यापारी मंदसौर के सामगर तहसील का रहने वाला था और मेलखेड़ा चौपाटी पर लाश को रखकर उनके परिजनों ने धरना दिया, रोड जाम किया और बाद में समझाने बुझाने के बाद में वे लोग वहां से हटे। तो आज मैंने टॉपिक अभिरक्षा में मृत्यु का कारण और निदान लिया है। दोस्तों, 2 प्रकार की अभिरक्षा होता है, एक जुडिशियल कस्टडी और दूसरा पुलिस कस्टडी। जब कोई अपराधी अपराध करता है तो विवेचना के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट से या जज से उस व्यक्ति का पुलिस रिमांड लिया जाता है और पुलिस रिमांड लेने का मकसद यह होता है कि उससे घटना के बारे में पूछताछ किया जा सके, उससे ज्यादा जानकारी एकत्र किया जा सके। पुलिस रिमांड का अधिकतम अवधि 14 दिन का होता है, लेकिन एक दूसरे प्रकार का भी रिमांड होता है जिसको जुडिशियल रिमांड कहते हैं, जब मजिस्ट्रेट या जज के द्वारा किसी अपराधी को अन्वेषण के दौरान जेल भेज दिया जाता है और उसे जुडिशियल कस्टडी कहते हैं और ऐसे अपराधी को अंडर ट्रायल कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि जेल में 3 प्रकार के कैदी रहते हैं। एक वो कैदी जिन्हें सजा मिल चुकी है, जिसको कन्विक्ट कहा जाता है। दूसरा वह कैदी जिन्हें अंडर ट्रायल कहा जाता है और उन्हें अन्वेषण के पूरा होने तक या ऐसे ड्रेडेड क्रिमिनल या खतरनाक अपराधी जिसके बाहर निकलने से सबूत के छेड़छाड़ होने की संभावना होती है, इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं किया जा सकता है, गवाहों को वह तोड़ मरोड़ सकता है, तो ऐसे अपराधी को अंडर ट्रायल कहा जाता है और वो भी जेल में रहता है। हो सकता है कि 90 दिन के पहले ही उसे जमानत मिल जाए या चार्जशीट पेश होने के बाद जमानत मिले, और यह भी संभव है कि कुछ गंभीर अपराधों में चार्जशीट पेश होने के बाद भी उसे जमानत नहीं मिले और वह अंडर ट्रायल के रूप में जेल में सजा काट रहा हो। और एक तीसरे प्रकार का कैदी होता है जिसे पुलिस अधिकारी या थाना प्रभारी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जैसे कि धारा 109, 110, 151 सीआरपीसी या 107-16 सीआरपीसी के तहत उसे अरेस्ट करता है ताकि पर्व त्योहार निर्विघ्न संपन्न हो सके, समाज में शांति व्याप्त रह सके, या कोई वीवीआईपी का आगमन होता है उसके पहले जो दुर्दांत अपराधी होते हैं, जो निगरानी शुदा बदमाश होते हैं, हिस्ट्री सीटर या जिनका नाम गुंडा रजिस्टर में जिसे रिकॉर्डेड गुंडा कहते हैं, ऐसे अपराधियों को भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत में पुलिस अधिकारी या थाना प्रभारी द्वारा जेल भेज दिया जाता है, जिसे डिटेन्यू कहते हैं या कैदी कहते हैं आम भाषा में। दोस्तों, 2019 में 1606 आरोपियों की मृत्यु जेल में हुई और 125 आरोपियों की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हुई। इसी तरह से 2021-22 में कुल 2152 आरोपियों की मृत्यु जुडिशियल कस्टडी में हुई और 155 आरोपियों की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हुई। 2020-21 में गृह राज्य मंत्री के लोकसभा में दिए गए बयान के अनुसार कुल 4484 आरोपियों की जुडिशियल और पुलिस कस्टडी में मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में हर एक साल 2000, 3000, 4000 के तादाद में आरोपियों की मृत्यु होती है और इसे हमें
रोकना होगा। दोस्तों, हमारे संविधान में और हमारे आईपीसी और सीआरपीसी में अभियुक्तों की सुरक्षा के लिए उन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि धारा 20 के फिकरा 3 के अनुसार हमारे भारतीय संविधान ने किसी भी व्यक्ति को स्वतः के खिलाफ गवाही देने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। इसी तरह से धारा 330 आईपीसी के तहत में किसी व्यक्ति को जबरन कन्फेशन या संस्कृति कराने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 46 सीआरपीसी में यह उपबंध है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो वह हालांकि अरेस्ट करने के लिए सभी प्रकार के संभव उपाय का सहारा लेगा, लेकिन जो आरोपी ऐसे अपराध से संबंधित नहीं है जिसमें कि आजीवन कारावास या मृत्यु से दंड होने का विधान नहीं है, ऐसे आरोपियों पर गोली नहीं चलाई जा सकती है। कहने का आशय यह है कि न्यूनतम बल का प्रयोग किया जाना चाहिए जब किसी आरोपी को आप गिरफ्तार करते हैं। दोस्तों, धारा 176 सीआरपीसी में यह प्रावधान है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में या जुडिशियल अभिरक्षा में होती है तो उसका इंक्वेस्ट माने मर्ग पंचनामा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। उसी तरह से किसी महिला का अगर किसी पुलिस अभिरक्षा में या जुडिशियल अभिरक्षा में रेप कर दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही उस प्रकरण की जांच की जाएगी। इसी तरह से एविडेंस एक्ट के धारा 24, 25, 26 में स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है कि पुलिस के समक्ष दिया गया संस्कृति माने कन्फेशन या अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है तो उसके द्वारा दिया गया कन्फेशन ट्रायल के दौरान मान्य नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रत्येक अभियुक्त को या आरोपी को हमारे संविधान और सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट के द्वारा दिए गए हैं। इसी तरह से भारतीय संविधान में यह भी व्याख्या की गई है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, अर्थात डबल जेओपार्डी से पूरी तरह से मनाही है। लेकिन इतना प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी हमारे देश में प्रति साल जुडिशियल और पुलिस कस्टडी में अभियुक्तों की मौत होती रही है। तो इसके कारण क्या है? दोस्तों, यह देखा गया है कि जब भी किसी आरोपी को या संदेही को पुलिस वाले थाने में बुलाते हैं और जब उसे लॉकअप में बंद करते हैं तो उसका प्रॉपर सर्च नहीं करते हैं, या जब भी कोई मिलने के लिए आता है तो उस अभियुक्त से उसको दूरी मेंटेन नहीं किया जाता है। उसका रिजल्ट यह होता है कि उस अभियुक्त के द्वारा खुद ब्लेड से नस काट ली जाती है, सुसाइड करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि अभी प्रत्येक हवालात में जाली लगाने की व्यवस्था की गई है, फिर भी समुचित चेकिंग नहीं की जाती है। दूसरा कारण यह है कि हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होता है कि जिस केस का वो विवेचना कर रहे हैं उनमें उन्हें क्या क्या साक्ष्य जुटाना है, आरोपी से क्या क्या पूछताछ करना है, ताकि घटना स्थल पर मिले हुए साक्ष्य को आरोपी के दिए गए बयान से जोड़ा जा सके, मतलब लिंक किया जा सके। तीसरा कारण यह है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस या नॉलेज के अभाव में 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना, और यह सबसे बड़ा कारण है पुलिस ब्रुटैलिटी या टॉर्चर का कारण, और जिसके कारण से बहुत सारे अभियुक्तों की पुलिस कस्टडी में मौत होती है। एक और कारण है कि पुलिस अधिकारियों पर बहुत जबरदस्त दबाव रहता है, खास करके राजनीतिज्ञों का, और कुछ मामले में राजनेताओं का यह दबाव रहता है कि आप टाइम बाउंड डिटेक्शन करें, एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत प्रकरण का खोजबीन किया जाए, क्योंकि नेताओं पर भी बहुत ज्यादा पब्लिक प्रेशर होता है और इसके कारण से बहुत सारे पुलिस वाले 3rd डिग्री का सहारा लेते हैं। एक अन्य कारण है लैक ऑफ सुपरविजन बाय सीनियर ऑफिसर, वरिष्ठ अधिकारियों का समय समय पर पर्यवेक्षण नहीं होना, और जिसके कारण से अन्वेषण अधिकारी अपने मन मुताबिक काम करने लगते हैं और जिसके कारण से हादसा हो जाता है।
हालांकि अब नियम बना दिया गया है कि किसी भी अभियुक्त को थाना लाने के तुरंत बाद उसका मेडिकल कराया जाना चाहिए, और जब आप उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उसके पहले भी मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। लेकिन अभी भी इस पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जमानत का अधिकार अभियुक्तों को या आरोपियों को मिला हुआ है, लेकिन देखने में आया है कि बहुत सारे जो गंभीर किस्म के अपराध होते हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के द्वारा या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा जमानत नहीं दी जाती है। और पुलिस विभाग में रहते हुए मुझे मालूम है कि 90% से ज्यादा मामले में उनका जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है, और इसके बाद में अभियुक्त हाई कोर्ट में बेल पिटीशन दायर करता है, और इसमें बहुत ज्यादा समय खर्च होता है, और अनावश्यक रूप से बहुत सारे आरोपी जेल में बेवजह सजा काटते हैं। मैंने यह देखा कि बहुत सारे जेलों में सिक्योरिटी या सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता है, और इसके कारण से जेल के अंदर जो कैदी होते हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मारपीट होती रहती है, बहुत सारे लोग घायल भी हो जाते हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब मैं 1995 से 97 के बीच में सीएसपी ग्वालियर था तो बोहड़ापुर का सेंट्रल जेल मेरे अधीन में था, और एक दिन ये पता लगा कि वहां पर जेल के कैदियों के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुआ, और जब वहां के जेल प्रहरी और अधिकारी उसको शांत करने के लिए गए तो उनके साथ भी जबरदस्त मारपीट किया गया, और तब उसके बाद में कंट्रोल रूम में मीटिंग हुई, और वहां पर मुझे और सीएसपी लश्कर को फोर्स के साथ में जेल के अंदर जाकर उन्हें कंट्रोल करने के लिए आदेशित किया गया था, और फिर हम लोग पूरे पुलिस बल के साथ जाकर के उनको नियंत्रित करने का काम किया था। तो कहने का आशय यह है कि जेल के अंदर जितना पर्याप्त रूप से कर्मचारियों या जेल प्रहरी की आवश्यकता होती है उतनी अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती नहीं की जाती है। दोस्तों, बहुत सारे कैदी मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं, मनोरोग के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो जाता है, उनका मूवमेंट बाधित हो जाता है। और जेलों में देखा गया है कि इस प्रकार के जो साइकियाट्रिस्ट जो उनका इलाज कर सकते हैं उसका जबरदस्त अभाव जेलों के अंदर में होता है, चाहे वो सेंट्रल जेल हो या सब जेल हो या लोकल जेल हो। दोस्तों, जुडिशियल कस्टडी में अभियुक्तों के मृत्यु होने का एक और कारण है ओवर क्राउडिंग होना। जिस जेल की जितनी क्षमता है उससे ज्यादा या 2-3 गुना ज्यादा कैदी जेल में रखे जाते हैं, और जिसके कारण से अक्सर उनके बीच हाइजीन का प्रॉब्लम होता है, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम होता है, साफ सफाई की कमी होती है, और अनेक प्रकार के बीमारियों के वो शिकार हो जाते हैं, और जिसके कारण से कैदियों की मृत्यु होती है। एक और कारण है, और वह है कि समय पर चार्जशीट पेश नहीं करना। दोस्तों, जैसा कि मैं अभी डाटा प्रस्तुत कर रहा हूं, आप देखेंगे कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के मामले में मात्र 16% ऐसे मामले थे जिसमें 3 महीने के अंदर में पुलिस के द्वारा चार्जशीट पेश किया गया। बाकी मामलों में 3 महीने से 1 साल लगा, अर्थात 49% मामले में, और फिर 17% मामले में 1 साल से ज्यादा समय लगा। उसी तरह से मर्डर के मामले में 45% केसेज में पुलिस अधिकारियों ने चार्जशीट 3 महीने के अंदर पेश किया, लेकिन शेष 55% मामले में उन्हें 3 महीने से ज्यादा का समय लगा। जब भी चार्जशीट पेश करने में ज्यादा समय लगता है तो आरोपियों का जो जमानत का अधिकार है वो बाधित हो जाता है, और कोर्ट और अन्वेषण अधिकारी ये एलिबाई लेती है, माना बहाना बनाती है कि चूंकि प्रकरण अभी चार्जशीट नहीं हुआ है इसीलिए जमानत नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे मणिपुर, दिल्ली, यहां पर लोएस्ट लेवल ऑफ चार्जशीटिंग है। जैसे मणिपुर में 14%, दिल्ली में 31% या मेघालय में 32%, जबकि गुजरात में सबसे ज्यादा 95% चार्जशीटिंग की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बिना किसी सबूत के अधिकांश मामलों में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाते हैं और उन्हें जेल में निरुद्ध किया जाता है। और सबसे ज्यादा इसका जो उदाहरण है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। तो इस पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। दोस्तों, अब इसका निदान क्या है? 2003 के लॉ कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक
बर्डन ऑफ प्रूफ पुलिस वालों पर दिया जाना चाहिए। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी अभियुक्त के साथ में ब्रुटैलिटी या टॉर्चर होता है या उन्हें प्रताड़ित किया जाता है मानसिक और शारीरिक रूप से, तो यह सिद्ध करने का भार पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों पर होना चाहिए कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई टॉर्चर या ब्रुटैलिटी अभियुक्त के साथ में नहीं किया है। डीके बसु बनाम वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 11 दिशा निर्देश दिए गए थे, जैसे कि जो पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेगा तो वो अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क नेम प्लेट रखेगा, जब वो अरेस्ट करेगा तो नाम पता बल्दियत सकूनत का इंदराज करेगा और लोकल के 2 गवाह के समक्ष अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट की सूचना तत्काल उसके रिलेटिव्स को दी जाएगी। जो भी उसके साथ में इंट्रोगेशन हुआ है उसका पूरा निचोड़ जनरल डायरी या रोजनामचा में लिखा जाएगा। पुलिस अधिकारी जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो तत्काल उसका मेडिकल किया जाए और जब पूछताछ के बाद या पुलिस रिमांड बीत जाने के बाद में पुनः उसका मेडिकल परीक्षण किया जाकर के संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो इस तरह से डीके बसु मामले में जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए उसका अक्षरशः पालन किया जाना जरूरी है। दोस्तों, जो बेल के जो नियम हैं उसमें रिलैक्स किया जाना जरूरी है ताकि 90% मामले में डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा ही अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया जा सके और सिर्फ 10% मामले में आरोपी या अभियुक्त जो खतरनाक किस्म के अपराधी हैं या उन्होंने गंभीर अपराध कारित किया है वह ही केवल हाई कोर्ट जमानत के लिए जाएं। इससे जेल में जो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो रहा है, जो जेल की कैपेसिटी से 2 गुना 3 गुना ज्यादा जो अभियुक्त रह रहे हैं, उसमें भारी कमी आएगी। दोस्तों, इंट्रोगेशन या पूछताछ के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी जैसे ब्रेन मैपिंग टेस्ट, जैसे नार्को एनालिसिस टेस्ट का सहारा लेना होगा। जहां पर पूछताछ हो रही है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना जरूरी है ताकि यह देखा जा सके कि किसी प्रकार की कोई टॉर्चर या ब्रुटैलिटी अभियुक्त के साथ में नहीं किया जा रहा है। रोबोट का इस्तेमाल सर्विलेंस और बम को खोजबीन करने के लिए किया जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर अन्वेषण अधिकारी द्वारा डीडीटी मतलब डिटेक्शन डिसेप्शन टेस्ट का सहारा लिया जाए, प्रॉपर प्रशिक्षण और इसके साथ ही इंट्रोगेशन टेक्निक को अगर दुरुस्त किया जाए, उसको साइंटिफिक बनाया जाए, और यह सब तभी संभव होगा जब आप बार बार ट्रेनिंग करते हैं। तो इन सब के मिश्रण से कस्टोडियल डेथ को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा इस पर आप जरूर टिप अंकित करें। अगर कोई आपका सजेशन हो तो जरूर हमें बताएं। कल मैं बताऊंगा कि सोनाली फोगाट की मृत्यु क्यों और कैसे हुई। थैंक यू।